दोस्तों कैसे हैं आप लोग। ट्यूनीशिया के एक शहर में एक जवान सब्जी बेचता था। पुलिस ने उसकी ठेली छीन ली और उसकी बहुत बेइज्जती की। इस बेइज्जती और मायूसियत की वजह से उसने खुद को आग के हवाले कर दिया। उसने अपनी जान दे दी लेकिन दुनिया की आंखें खोल दी। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक मौत पूरी अरब दुनिया का नक्शा बदल देगी और सीरिया इस इनकलाब का सबसे खूनी बैटलफील्ड बनेगा। दोस्तों ये क्या कहानी थी और सीरिया बैटलफील्ड कैसे बना और उसमें इनकलाब कैसे आया, ये सब हम आपको अपनी इस कहानी में बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया के एक छोटे से शहर ज़िदी बौज़ीद में एक मोहम्मद बौज़ीदी नाम का सब्जी बेचने वाला अपनी ठेली लेकर गली गली सब्जियां बेचा करता था। एक दिन पुलिस ने उसका ठेला छीन लिया, उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और उसकी बेइज्जती की क्योंकि उसके पास परमिट नहीं था। गुस्से में आकर बौज़ीद ने म्युनिसिपल ऑफिस के सामने खुद को आग लगा दी और जिंदा जला दिया। इस घटना का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग सड़कों पर आ गए। ट्यूनीशिया में कई साल से रूल कर रहे डिक्टेटर ज़ैनुल आबिदीन बेन अली को भागकर सऊदी अरबिया में शरण लेनी पड़ी। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने इस रेवोल्यूशन को हवा दी। पहली बार अरब के आम लोगों के पास एक ऐसी डिजिटल ताकत थी जिससे वो अपना दर्द दुनिया तक पहुंचा सकते थे। ट्यूनीशिया में अगर डिक्टेटर गिर सकता था तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं, ये सोच हर अरब शहर में फैल गई और इसका रिजल्ट भी निकला। ट्यूनीशिया के बाद ये क्रांति इजिप्ट, लीबिया, यमन, बहरीन, मोरक्को और सीरिया तक पहुंच गई। इजिप्ट में लाखों लोगों ने तहरीर स्क्वायर में जमाव बनाया। 30 साल से राज कर रहे हुस्नी मुबारक को गद्दी छोड़नी पड़ी। लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी को जनता ने पहले ही गिरा दिया, फिर उसको मार डाला। यमन में अली अब्दुल्ला सालेह का रूल खत्म हुआ, लेकिन नया दौर और भी ज्यादा वायलेंट निकला। जब दुनिया में डिक्टेटरशिप गिर रही थी तो सीरिया के लोग भी जाग गए। मार्च 2011 में देरिया नाम का शहर में कुछ स्कूल के बच्चों ने एक दीवार पर लिखा, योर टर्न इज नेक्स्ट डिक्टेटर, यानी अगली बारी आपकी है डॉक्टर। ये एक डायरेक्ट मैसेज था बशर अल असद के लिए, जो पिछले 11 साल से सीरिया का डिक्टेटर था। इसके बाद उसकी आर्मी ने बच्चों को अरेस्ट करके उन्हें टॉर्चर किया गया। जब उनके पेरेंट्स उन्हें छुड़वाने आए तो असद का सफर यानी जो उनके अफसरान थे वो बोले कि उन्हें भूल जाओ और दूसरे बच्चे पैदा करो, अपनी बीवियों से कहो कि और बच्चे बना लें। दोस्तों यहीं से सीरिया में जो आंदोलन एक पीसफुल जो शांति के साथ चल रहा था वो अब वायलेंट की तरफ मुड़ गया, क्योंकि जब देरिया के बच्चों ने एक दीवार पर लिखा कि डॉक्टर योर टर्न इज नेक्स्ट, तो उन्हें नहीं पता था कि ये एक खतरनाक डिक्टेटर के गुस्से का निशाना बन जाएंगे। ये डिक्टेटर था बशर अल असद। दोस्तों सीरिया पर असद फैमिली का कब्जा 1971 से था। बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद एक मिलिट्री जनरल थे जिन्होंने कॉप करके यानी बगावत करके पावर को हथिया लिया था। 2000 में हाफिज की मौत के बाद बशर को गद्दी मिली। उस वक्त लोगों को लगा कि बशर मॉडर्न और एजुकेटेड हैं जिन्होंने लंदन में आंखों के डॉक्टर का कोर्स किया था, लेकिन लोगों को जल्दी समझ में आ गया कि बशर भी अपने बाप से कम नहीं था, बल्कि ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि वो इस्माइल करके जुल्म करता था। क्योंकि देरिया में कुछ 14-15 साल के स्कूल स्टूडेंट ने दीवार पर लिखा था कि इट्स योर टर्न डॉक्टर। बशर को डॉक्टर कहा जाता था क्योंकि उन्होंने लंदन में मेडिकल किया था। गवर्नमेंट ने उन माइनर बच्चों को उठवा लिया था। जब उनके माँ बाप उन्हें वापस लेने गए तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने कहा कि अपने बच्चे भूल जाओ और ज़रूरत पड़े तो और पैदा कर लेना। फिर दोस्तों कुछ हुकूमती अहलकारों की मदद से जब उन बच्चों को वापस छोड़ा गया और वो बच्चे वापस अपने घर पे आए तो उनके नाखून उखाड़े गए थे, शरीर पर निशान थे और उनकी रूह कांप चुकी थी। जब लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया तो उनकी डिमांड थी कि बच्चों के साथ जस्टिस यानी इंसाफ करो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एंड टू करप्शन। ये सीरिया में रहने वाले अवाम जो थी उनकी ये डिमांड थी असद सरकार से, लेकिन असद ने प्रोटेस्ट सुनने के बजाय मिलिट्री को सड़कों पर उतार दिया। हर शहर में टैंक, स्नाइपर्स और सीक्रेट पुलिस ने डेमोन्स्ट्रेटर यानी जो डिमांड रखने वाले लोग थे उनको गोली से उड़ा दिया। मॉस्को और स्कूल जैसी जगहों को भी सेफ नहीं छोड़ा। असद सोचता था कि लोग धमकी से डर जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। पूरी सीरिया में लोग उठ खड़े हुए। दमिश्क, होम, हमा, इदलिब, लताकिया
हर शहर में लोगों ने निकलकर नारा लगाया, द पीपल वांट द डाउनफॉल ऑफ द रिजीम। असद ने हर प्रोटेस्ट का जवाब दिया बंदूक से, और सीरियन मिलिट्री जो थी और सीरियन मीडिया जो थी उनको भी उसने फुल कंट्रोल कर रहा था। सीरियन टीवी चैनल्स ने प्रोटेस्टर को टेररिस्ट कहना शुरू कर दिया। असद का कहना था ये सब फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, ये लोग इस्लामिस्ट हैं, जिहादी हैं जो सीरिया को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन ग्राउंड पर वीडियो फुटेज और एक्टिविटीज लाइव स्ट्रीम ने असली सच दिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों, असद ने शायद सोचा था कि वो अपने बाप की तरह लोगों को दबा लेगा, लेकिन ये नया सीरिया था जहां लोगों ने मौत से लड़ने का फैसला कर लिया था। प्रोटेस्ट अब प्रोटेस्ट नहीं रहा था, अब जंग शुरू होने वाली थी। क्योंकि जब आवाम ने गांधी जी की तरह शांति से अपना हक मांगा तो असद ने हिटलर की तरह उनको जवाब दिया, यानी उन पर गोलियां बरसाई। दोस्तों, जो प्रोटेस्ट सीरिया से शुरू हुआ था उसने सीरिया के बाकी शहरों जैसे दमिश्क, होम्स, हमा, लताकिया और अलेप्पो को अपनी चपेट में ले लिया था। हर फ्राइडे को नमाज के बाद लोग आज़ादी आज़ादी का नारा लगाते हुए सड़कों पर उतर आते थे, जिसके बाद असद की सीक्रेट पुलिस लोगों को घर से उठाकर ले जाती थी और कई लोग कभी लौट के नहीं आते थे। सीरियन आर्मी ने प्रोटेस्टर्स पर लाइव फायर चलाया, स्नाइपर्स बिल्डिंगों पर बिठा दिए गए, टैंक्स और हेलीकॉप्टर से प्रोटेस्टर्स एरिया में बॉम्बिंग होने लगी। अप्रैल 2011 में होम्स में फर्स्ट मास किलिंग डजन्स ऑफ पीसफुल प्रोटेस्टर्स को ओपन फायर में मार दिया गया। असद की आर्मी के पास सिर्फ एक हुक्म था, सब कुछ क्रश कर दो, नो मर्सी। जुलाई 2011 में हमा में लाखों लोगों का प्रोटेस्ट था। असद रिजीम ने वहां हैवी आर्टिलरी यूज की, जिसमें 100 लोग एक दिन में मार दिए गए। इलेक्ट्रिसिटी वाटर बंद कर दिया गया, कम्युनिकेशन कट कर दिया गया ताकि दुनिया कुछ ना देखे। बच्चों के अस्पतालों तक में बॉम्बिंग होने लगी। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए, खून से लथपथ बॉडीज, रोती हुई माएं, जले हुए बच्चे। असद हर प्रोटेस्टर को टेररिस्ट डिक्लेयर करता रहा ताकि दुनिया के सामने अपना एक्शन जस्टिफाई कर सके। सीरिया में अब पीसफुल प्रोटेस्ट नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही थी। अब हर नारा, हर आवाज एक जंग में बदल चुकी थी। जब सरकार आवाम के खिलाफ जंग छेड़ दे तो आवाम को भी जंग का जवाब जंग से देना पड़ता है। असद की मिलिट्री के अंदर से कुछ ऑफिसर्स और सोल्जर्स ने रिजाइन किया। उन्होंने एक नई फोर्स बनाई, फ्री सीरियन आर्मी FSA। FSA का एम था असद को हटाना, डेमोक्रेसी लाना और सीरिया को आज़ाद कराना। इनका बेस बना तुर्की के साथ बॉर्डर एरिया। सीरिया के हर हिस्से में आर्म ग्रुप बनने लगे। हर शहर में अलग अलग मिलिट्रीज, कुर्दिश फाइटर्स, इस्लामिक ग्रुप, ट्राइबल रिबेल्स, सब असद के खिलाफ होने लगे। अब बस दमिश्क और लताकिया ही ऐसे रीजन थे जो असद के कंट्रोल में थे, लेकिन होम्स, अलेप्पो, इदलिब में असद का कंट्रोल टूटने लगा था। असद की फौज ने सिविल एरियाज में बॉम्बिंग जारी रखी। FSA और रिबेल्स ने भी मिलिट्री और पुलिस स्टेशन पे अटैक करना शुरू कर दिया। सीरिया में अब ना इंसानियत बची थी और ना अमन, बस सिर्फ एक जंग थी। UN ने कंसर्न दिखाया, USA और यूरोप ने असद के खिलाफ सैंक्शंस लगाए, लेकिन रशिया और चाइना ने असद को बचाया। हर UN रेजोल्यूशन वीटो कर दिया गया। सीरिया में घर भटक चुके लोगों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा होने लगी थी। सीरिया, जो कि एक खूबसूरत देश था, अब चकनाचूर होने लगा था। एक तरफ असद का जुल्म, दूसरी तरफ रिबेल्स की रेज। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था, जब सीरिया में घुसेगा दुनिया का सबसे खतरनाक नाम, ISIS। दोस्तों, सीरिया की जंग अब सीरिया की नहीं रही थी, ये बन गई थी एक इंटरनेशनल बैटलफील्ड जहां हर सुपर पावर अपना गेम खेल रही थी। अगस्त 2013 में घोटा दमिश्क के जो करीब में था, असद ने केमिकल गैस का यूज किया और 1400 से ज्यादा लोग, मोस्टली औरतें और बच्चे, इस हमले में मारे गए। पूरी दुनिया हिल गई। US ने कहा केमिकल वेपन आर ए रेड लाइन। US के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने मिलिट्री एक्शन की धमकी दी, लेकिन एक्शन नहीं लिया। रशिया ने असद को सपोर्ट करते हुए सीरिया में ऑफिशियली अपनी मिलिट्री उतार दी। 2015 में रशियन एयरफोर्स ने रिबेल हिल्ड एरियाज पर हैवी बॉम्बिंग की। दोस्तों, सिविल वॉर के चाउस का फायदा उठाकर ISIS और दाइश ने सीरिया में एंट्री की। उन्होंने रक्का को अपना कैपिटल बनाया और अपनी खिलाफत का ऐलान किया। ISIS ने बीहेल्डिंग, स्लीवी टॉर्चर का बाजार गर्म किया और दुनिया के सबसे खतरनाक ग्रुप बन गए। USA, UK, फ्रांस अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे थे,
रशिया, ईरान, हिजबुल्ला असद को फुल बैकिंग दे रहे थे। टर्की ने अपने इंटरेस्ट के लिए कुर्दिश रीजन पे एक्शन लिया। सीरिया अब एक कंट्री नहीं बल्कि पावरफुल कंट्रीज के बीच की एक चेसबोर्ड बन चुका था। दोस्तों, सीरिया की जंग अब खुद सीरिया के हाथ से निकल चुकी थी। हर तरफ सिर्फ एक ही चीज थी, बर्बादी। दोस्तों, सीरिया की कहानी का ये एक हिस्सा था जो हमने आपको अपने इस वीडियो में बताया है। बाकी का हिस्सा हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, ये बहुत मजे की कहानी जो हमने आपको बताई है और अगले व्लॉग में भी हम आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपका दोस्त नवाज खान।